हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रदान किए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज़ में शामिल होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर, और उसका पहला वीडियो मैंने बना दिया है, ये उसका दूसरा वीडियो है और इसमें हम जनजातियों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस प्रकार के अनुबंध या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 15(4) में जनजातियों के सामाजिक व शैक्षणिक विकास के लिए किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो जनजातियां होती हैं वे जंगलों में रहते हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसीलिए जनजातियों को सामाजिक और शैक्षणिक विकास प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 16(4) में किस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा जनजातियों को सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का प्रावधान, यानी कि राज्य द्वारा जो भी जनजातियां हैं उनको जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब अनुच्छेद 23 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि जनजातियों से दुर्व्यवहार, बेगार और बंधक मजदूरी का निषेध, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार या बिना मजदूरी के कार्य कराना या बंधुआ या बंधक मजदूरी कराना निषेध है। इसके बाद अनुच्छेद 24 को देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि जनजातियों के बलात् श्रम पर निषेध, यानी कि उनसे ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार का श्रम कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसके विरुद्ध उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 में जनजातियों को अपनी भाषा, बोली और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। चूँकि जनजातियों की जो भाषा, बोली और संस्कृति होती है वह पृथक होती है, अतः उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे इन्हें संरक्षित रख सकें। अब अनुच्छेद 46 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जनजातियों के संरक्षण के लिए राज्यों को निर्देश के रूप में कहा गया है, उनमें क्या कहा गया है। तो इनमें कहा गया है कि जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास संबंधी नीतियों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 164 का क्या कहता है कि अनुच्छेद 164 का कहता है कि जो भी जनजातीय राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनके जो जनजातीय हैं उनके संरक्षण हेतु एक जनजाति मंत्री का नियुक्ति किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 244 जो है वह कहता है कि 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं जैसे कि मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्वशासन हेतु विशेष नियमों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए अनुच्छेद 244 में प्रावधानित किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 275, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है, यानी कि जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है। अब अनुच्छेद 330 और 332 को एक साथ देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 330 में जनजातियों के प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में जनजातियों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 335, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ और राज्य के जो शासकीय नौकरियां हैं यानी सिविल सर्विसेज हैं, इनमें जनजातियों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 338 क्या कहता है, यह कहता है कि 89वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वह जनजातियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु नीतियों और सुझावों को राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगी और उनसे संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 342 को। अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि देश के अनुसूचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रपति के प्रशासन संबंधी अधिकार, यानी कि जो भी देश के अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके संबंध में कानून बनाने का और उनके संबंध में नीतियों का निर्धारण करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 342 क में राज्य के अनुसूचित क्षेत्र हेतु राज्यपाल को भी इसी के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनजातियों को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति और सबसे पहले हम उसे ही डील करेंगे। तो जो गोंड जनजाति है उनका उद्गम द्रविड़ भाषा परिवार से हुआ है। मूल रूप से इन्हें कोड़ या कोंड कहा जाता है और वर्तमान में अपभ्रंशित रूप में इन्हें गोंड कहा जाता है। इन गोंड परिवार के जो घरों की दीवारें होती हैं उन पर अलंकरण या चित्रकारी बनी होती है, जिन्हें नोहडेरा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इनके घरों की दीवारों के बाहर चित्रकारी बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नोहडेरा।
इसके बाद लिखा हुआ है कि राज्य की लगभग 56% जनजाति गोंड है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें अकेले 56% जो जनजाति है वह गोंडों की है, यानी कि यह जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं वह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में और मध्य छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। तो इनकी जो उपजातियां हैं वे कौन कौन सी हैं, तो इनमें बहुत सारी उपजातियां जैसे कि मुड़िया, माड़िया, भुजमाड़िया, परजा, धुरवा, दुर्ला इत्यादि हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम गोंड जनजाति को अच्छे से समझ लेते हैं। तो गोंड जनजाति की भाषा या बोली कौन सी है, तो गोंड जनजाति की भाषा या बोली है गोंडी। और इनके प्रमुख देवता कौन है, तो इनके प्रमुख देवता हैं दुल्हा देव। याद रखिएगा, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं दुल्हा देव। और इन जो गोंड जनजातियां होती है इनमें भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है, जिनमें सर्वोच्च जो होते हैं वे राजगोंड या राजा गोंड होते हैं। एक बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि गोंड जनजाति के द्वारा फाल्गुन माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा मेघनाद पर्व। और दूसरी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मेघनाद पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मेघनाद पर्व गोंड जनजाति के द्वारा फाल्गुन माह में मनाया जाता है। अब एग्जाम में एक और प्रश्न आया था कि गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है, तो गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति ओझा या गोंड है, यानी कि गोंड की उपजाति है ओझा। यानी मूल रूप से कौन सी जनजाति है, तो वह गोंड जनजाति है। अब गोंड जनजाति के विवाह संस्कारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपहरण विवाह या पायसोतुर विवाह, या इसे पैसोतुर विवाह भी कहते हैं। यह जनजाति यह विवाह जो है वह गोंड जनजाति में किया जाता है और इसके तहत क्या किया जाता है, युवक द्वारा युवती का अपहरण किया जाता है और इसे इसी वजह से अपहरण विवाह कहा जाता है। परंतु एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पायसोतुर विवाह क्या है करके, आपसे अपहरण विवाह डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा विवाह का प्रकार है दूध लौटावा विवाह, जिसमें ममेरे और फुफेरे भाई बहन से विवाह किया जाता है। यानी कि दूध लौटावा का तात्पर्य है कि मान के चलिए आपकी जो मम्मी है अगर वो आपके परिवार में हैं, अब यदि आपके ममेरे भाई या बहन से विवाह कर लिया जाता है तो एक जो बेटी होती है वह वापस अपने घर में चली जाती है। इस प्रकार दूध जो है वो वापस लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को दूध लौटावा विवाह कहते हैं। तीसरा जो विवाह का प्रकार है उसे विनिमय विवाह या गुरावट विवाह कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है विनिमय, यानी कि यहाँ पर वर वधू का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि एक विवाह के द्वारा बहू को लाया जाता है, दूसरे के द्वारा उसे दूसरे घर में यानी कि अपने ही समधी के यहाँ दिया जाता है। तो इसमें विनिमय हो रहा है, इसलिए इसे विनिमय विवाह कहते हैं। और इसे लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में गुरावट विवाह भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हठ विवाह। तो जैसा कि स्पष्ट है हठ विवाह मतलब जिद। तो लड़की द्वारा ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर रहना और उसके बाद विवाह करने की जो परंपरा होती है उसे हठ विवाह कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं भगेली विवाह। भगेली विवाह में लड़की लड़के के घर जाकर रहने लगती है और इस प्रकार के विवाह को भगेली विवाह कहा जाता है। वहीं अगर पठौनी विवाह को देखें तो पठौनी विवाह में लड़की द्वारा लड़के के घर बारात लेकर जाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि लड़के के द्वारा लड़की के घर बारात लेकर जाया जाता है, परंतु पठौनी विवाह के अंतर्गत गोंड जनजाति में लड़की के द्वारा लड़के के घर बारात लेकर जाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है सेवा चरधिया या लमसेना विवाह। तो इसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कर्ज अन्यथा किसी प्रकार का उधार लेकर न दे पाने की स्थिति में उसके लड़के के द्वारा कर्ज देने वाले के यहाँ जाकर रहना और वयस्क हो जाने की स्थिति में वहीं के लड़की से विवाह करना। यानी कि सेवा करने के कहना चाहिए कि स्वरूप में लड़के को लड़की के घर रखा जाता है और जब वह वयस्क हो जाता है तो उसका विवाह वहीं कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को सेवा विवाह, चरधिया विवाह या लमसेना विवाह कहा जाता है। अब गोंड जनजाति के पेय पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोंड जनजाति एक पेय का पान करते हैं जिसे पेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा गोंड जनजाति पेज का पान करते हैं। इसके बाद है गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। तो गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को धारिया या बेवार कृषि कहते हैं। इसके बाद सीएमओ 2019 में प्रश्न आया था कि सैला या डंडा नृत्य कब मनाया जाता है। तो सैला या डंडा नृत्य दीपावली के अवसर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह जो फैक्ट है इसको आप याद रखिएगा कि सैला या डंडा नृत्य दिवाली के समय गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद अबुझमाड़िया जनजाति को देख लेते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति जो है वह नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रहते हैं। और अबुझ का क्या तात्पर्य होता है, अबुझ का तात्पर्य होता है अज्ञात, ठीक है। अब अबुझमाड़िया जनजाति एक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति के द्वारा कृषि करते हैं और इस पद्धति को पेद्दा पद्धति कहा जाता है। तो याद रखिएगा अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा पेद्दा पद्धति से कृषि कार्य किया जाता है।
इसके बाद काकसाड़ या काकसार पर्व पर काकसाड़ नृत्य करते हैं, जिसमें ये अपने कुल देवता की पूजा करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। यानी कि काकसाड़ या काकसार पर्व के अवसर पर ये सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य को काकसार नृत्य कहते हैं और इस नृत्य के द्वारा ये अपने कुल देवता की पूजा भी करते हैं और साथ ही अपने जीवन साथी का चयन करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त होता है। ये आम पकने पर काकसार त्यौहार भी मनाते हैं। आम पकने पर ये एक त्यौहार मनाते हैं जिसे काकसार त्यौहार कहा जाता है। इसके बाद इनके संस्कार समारोह को देख लेते हैं। तो इनके जो संस्कार समारोह है उसे कांडाबारा संस्कार कहते हैं। यह एक कौमार्य संस्कार होता है जिसे कांडाबारा कहा जाता है। याद रखिएगा, यह नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कांडाबारा नामक संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा अबुझमाड़िया जनजाति। अब मैप में अबुझमाड़िया जनजाति की स्थिति को देख लेते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति जो है वह नारायणपुर क्षेत्र में रहती है और इसके अबुझमाड़ जो क्षेत्र है उसमें निवास करती है। ठीक है, तो आप पूरे नारायणपुर क्षेत्र को मान सकते हैं कि यहाँ अबुझमाड़िया जनजातियाँ रहती हैं। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग मुड़िया जनजाति के बारे में। तो मुड़िया जनजाति जो हैं वे मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में रहते हैं। बस्तर क्षेत्र का तात्पर्य कोंडागांव, धमतरी और दंतेवाड़ा के भी क्षेत्र हैं। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि ये बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि बस्तर संभाग में रहते हैं। मुड़िया जो है वे स्थायी कृषि करते हैं, यानी कि सामान्य प्रकार की कृषि करते हैं। मुड़िया का एक विशेष नृत्य होता है जिसे पूस कलंगा नृत्य या पूस कोलांग नृत्य कहा जाता है और इसे मुड़िया जनजाति के केवल युवकों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, पूस कलंगा या पूस कोलांग नृत्य मुड़िया जनजाति के केवल युवकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक मानव शास्त्री के बारे में देख लेते हैं जिनका नाम है वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन ने छत्तीसगढ़ की जनजातियों के साथ बहुत समय गुजारा और उन्होंने अनेक जनजातियों के ऊपर पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक पुस्तक उन्होंने मुड़िया जनजाति के ऊपर लिखी थी और इस पुस्तक का नाम है मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो याद रखिएगा, वेरियर एल्विन ने मुड़िया जनजाति पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। इसके बाद देखते हैं कि मुड़िया जनजाति में युवतियों को सांस्कृतिक शिक्षा, स्वरोजगार और यौन शिक्षा की जानकारी देने के लिए इन्हें घोटुल नामक युवा गृह में रखा जाता है और यहाँ के पुरुषों को चेलिक और महिलाओं को मोटियारिन कहते हैं। यानी कि मुड़िया जनजाति में यह प्रथा है कि युवक और युवतियों को शिक्षा, जैसे कि यौन शिक्षा हो गया और इसके साथ ही घर में जो भी कार्य किए जाते हैं महिलाओं द्वारा उनसे संबंधित शिक्षा, मुड़िया जनजाति के जो युवक होते हैं उन्हें किस प्रकार से अपनी जो जीवन संगिनी है उसके साथ जीवन जीना है और किस प्रकार के कार्य उन्हें अपनी जनजाति के प्रथाओं के अनुसार करना चाहिए, यह सब उन्हें घोटुल नामक युवा गृह में इसके जो शिक्षा दी जाती है। यहाँ जो पुरुष रहते हैं उन्हें चेलिक कहा जाता है और यहाँ जो महिलाएँ रहती हैं उन्हें मोटियारिन कहा जाता है। यहाँ जो पुरुषों को सिखाने वाले प्रमुख या उनके शिक्षक होते हैं उन्हें सिरेदार कहा जाता है। वहीं महिलाओं को शिक्षा देने वाली जो महिला सदस्यों की प्रमुख होती है उसे बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा एक पेय का पान किया जाता है जो कि ताड़ी वृक्ष से प्राप्त होता है और इस पेय पदार्थ का नाम है सल्फी। मैप में आप मुड़िया जनजाति के क्षेत्र को देख सकते हैं कि यह बस्तर क्षेत्र और कोंडागांव क्षेत्र और थोड़ा सा नारायणपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इसके बाद हम मुड़िया जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को देख लेते हैं। तो इनके द्वारा अनेक नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि पहला है मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य जो है वह घोटुल के बाहर किया जाता है। दूसरा है कक्सार नृत्य जो कि घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु किया जाता है। यानी कि घोटुल के जो प्रमुख देवता होते हैं वे कौन होते हैं, तो वे होते हैं लिंगोपेन और इन्हें प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है कक्सार नृत्य। इसके बाद है कि मड़ई के दौरान या मड़ई के कहना चाहिए कि अंत में जो उनके देवता होते हैं आंगादेव, उनको प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य किया जाता है जिसे एबाल तो नृत्य कहते हैं। यानी कि मुड़िया जनजाति जो है वह मड़ई में भाग लेती है और मड़ई के प्रमुख देवता का नाम है आंगादेव। आंगादेव को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं एबाल तो नृत्य। इसके बाद गेड़ी या डिटोम नृत्य, यह केवल मुड़िया जनजाति के युवकों के द्वारा किया जाता है। यानी कि बाँस से बने जो गेड़ी होते हैं उनसे जो नृत्य किया जाता है उन्हें गेड़ी नृत्य या डिटोम नृत्य कहा जाता है और यह केवल युवकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक अन्य नृत्य है हुल्की पाटा नृत्य और उसके बाद आता है घोटुल पाटा नृत्य। घोटुल पाटा नृत्य है वह किसी व्यक्ति के मृत्यु के अवसर पर किया जाता है और उसके बाद आता है माओ पाटा नृत्य। माओ पाटा नृत्य शिकार के पूर्व किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का
मंचन किया जाता है, यानी कि किसी भी शिकार को करने से पहले जो नृत्य किया जाता है उसे माओपाटा नृत्य कहते हैं। और माओपाटा नृत्य में जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। अब कुछ गीत को देख लेते हैं। तो मुड़िया जनजाति के युवक और युवतियों द्वारा विवाह समारोह में रीलो गीत गाया जाता है। यह जो गीत है वह युवक और युवतियों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है, इसलिए इस गीत को रीलो गीत कहते हैं और यह मुड़िया जनजाति की प्रमुख वैवाहिक गीत है। एक प्रश्न आया था कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है। तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मुड़िया जनजाति है, इसलिए क्योंकि इनमें अनेक प्रकार के नृत्य और पर्व सर्वाधिक हैं, इसीलिए इनकी जो सांस्कृतिक स्वरूप है वह बहुत अधिक समृद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो इसका आप आंसर लेंगे मुड़िया जनजाति। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।